हेलो दोस्तों, लॉ विजार्ड गुरु चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंपनीज लॉ के रिविजनरी वीडियो हम देख रहे थे। सेक्शन 96 मैं आपके सामने प्रेजेंट कर चुका था, सेक्शन 97 आपके सामने प्रेजेंट कर चुका था। यदि वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अभी से जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट में सेक्शन 96, 97 अवेलेबल है। सेक्शन 100 में आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं सर। सेक्शन 100 सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में कहता है। सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 के अंदर कहा है कि डायरेक्टर में देमसेल्व्स कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर होती है जनरल मीटिंग को बुलाने की सर। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्यों की जा रही है? देखिए, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, उसके लिए एक साल एनुअल जनरल मीटिंग के ड्यू डेट और उसके समय का तो वेट कर नहीं सकते, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग होती साल में एक बार है सर। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं डिसइन्वेस्टमेंट करना है, किसी डायरेक्टर को निकालना है, किसी को रखना है, कोई शेयर्स का बायबैक करना है। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं जहाँ पर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की ज़रूरत है सर। पर सर एनुअल जनरल मीटिंग का हम वेट नहीं कर सकते, ये डिसीजंस हमें इमीडिएटली लेने हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी इच्छा से शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। उस जनरल मीटिंग को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। तो शेयर होल्डर्स आएंगे, उनकी अप्रूवल ली जाएगी और डिसीजंस अकॉर्डिंगली ले लिए जाएंगे। सबसेक्शन 2 के अंदर आगे कहा गया है कि डायरेक्टर्स shall call the extraordinary general meetings on the requisition made by the shareholders who holdings 1/10 of the paid-up share capitals or voting power। ऐसे शेयर होल्डर जो कि 1/10 पेड-अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं या फिर वोटिंग पावर होल्ड करते हैं, वो यदि रिक्विजिशन करते हैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेल यानी कि कंपल्सरीली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी होगी। सर यहाँ पर वोटिंग पावर क्यों बोला गया? शेयर होल्डर्स तो समझ में आता है। देखिए, कंपनी जो गारंटी कंपनी होती है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वहाँ पर वोटिंग पावर को यूज़ लिया जाता है। तो 1/10 वोटिंग पावर इन गारंटी कंपनी होल्ड करते हो या कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में 1/10 ऑफ द पेड-अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। ऐसे शेयर होल्डर्स यदि आवेदन कर देते हैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिसर पर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपल्सरीली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी होगी। शेयर होल्डर्स भी कुछ ना कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, डिसीजंस की अप्रूवल के लिए एजीएम यहाँ पर जनरल मीटिंग की ज़रूरत होगी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की ज़रूरत होगी साल के बीच में। तो रिक्विजिशनिस्ट रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाए। उसके बाद डायरेक्टर्स को ऐसी रिक्विजिशन प्राप्त होने से, ऐसी रिक्वेस्ट प्राप्त होने से 21 दिन के अंदर नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंपल्सरीली हैव टू टेक स्टेप्स विद इन 21 डेज सो दैट मीटिंग इज कंडक्टेड विद इन 45 डेज। डायरेक्टर्स को नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे रिक्वेस्ट प्राप्त होने से 21 दिनों के अंदर, ताकि मीटिंग रिक्वेस्ट प्राप्त होने की डेट से, रिक्वेस्ट रिसीव होने की डेट से 45 डेज के अंदर हो जाए। फिर आगे कहा गया फेलिंग विच, यानी कि डायरेक्टर 21 डेज के अंदर स्टेप्स नहीं लेते हैं मीटिंग को करने के लिए, नोटिस वगैरह डिस्पैच नहीं करते हैं और मीटिंग भी 45 डेज के अंदर प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाती है, तो फिर रिक्विजिशनिस्ट के पास पावर होगी कि रिक्विजिशनिस्ट मे देमसेल्फ कंडक्ट द मीटिंग, यानी कि 45 डेज के बाद रिक्विजिशनिस्ट स्वयं मीटिंग कर सकते हैं विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट दे ओरिजिनली मेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट रजिस्टर्ड ऑफिस। तो मैं कंसाइज करूं सर सेक्शन 100 को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्विजिशन पर भी करेंगे। रिक्विजिशन पर तो करना कंपलसरी है सर। रिक्विजिशन किसके द्वारा किया जा सकता है? यहाँ पर रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट की जाएगी शेयर होल्डर्स के द्वारा, जो कि कम से कम 1/10 ऑफ द पेड-अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। यदि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, यदि कंपनी शेयर कैपिटल नहीं रखती है, तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करने वाले रिक्वायर्ड शेयर होल्डर्स के द्वारा रिक्विजिशन की जानी चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी पर। फिर डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट प्राप्त होने से 21 दिन के अंदर नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे। यदि 21 दिन के अंदर नेसेसरी स्टेप्स ले लेते हैं तो 45 डेज के अंदर
फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट प्रॉपरली मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए। यदि डायरेक्टर नेसेसरी स्टेप्स 21 डेज के अंदर नहीं लेते हैं और 45 डेज के अंदर प्रॉपरली मीटिंग कंडक्ट नहीं होती है तो रिक्विजिशनिस्ट में देमसेल्व्स होल्ड दी एनुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, वो स्वयं भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर सकते हैं। उनको समय अवधि होगी 3 महीने। जब उन्होंने ओरिजिनल रिक्वेस्ट की थी वहाँ से 3 महीने के अंदर वो स्वयं भी एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हुए यदि मैं आपको समझाऊं सर, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ पर सर 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाले मेंबर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर नहीं बोला गया है, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाले मेंबर्स बोला गया है। वो एक मेंबर्स भी हो सकता है, 2 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 3 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 40 मेंबर भी हो सकते हैं, कितने भी मेंबर हो सकते हैं सर। यानी कि एक व्यक्ति यदि 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करने के लिए। लेट एग्जाम्पल्स, मैं जेडी सर रिलायंस कंपनी के अंदर 1/10 यानी कि 10% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता हूं, तो कितनी बड़ी बात होगी सर, कितना बड़ा वेटेज होगा मेरा, आप सोचिए। रिलायंस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल सर अभी अप्रोक्स, मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, 7-7.5 लाख करोड़ होगी सर, 7.5 लाख करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल सर। यदि मैं उसका 7 लाख का 1/10 भी होल्ड करता हूं, यानी कि 70,000 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल में होल्ड करता हूं तो सर, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने के लिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलानी पड़ेगी सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और उसमें मेरी बात रखी जाएगी। उन्हें स्टेप्स लेने होंगे 21 दिनों के अंदर, 45 दिनों के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ताकि कंडक्ट कर ली जाए सर। आगे सर 100 सबसेक्शन 3 के अंदर कहा गया है कि रिक्विजिशनिस्ट जो मीटिंग को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है उसे मीटिंग किस लिए बुलानी है उसका रीज़न प्रकट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक रीज़न डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेक्शन 100 सबसेक्शन 3 में कहा है यदि आपने रीज़न नहीं बताया तो मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी सर। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचिए सर, मीटिंग सर नोटिस देकर बुलाई जाती है और नोटिस के अंदर एजेंडा देना कंपलसरी है। यदि आप रीज़न नहीं बताएंगे तो नोटिस के एजेंडा में क्या लिखा जाएगा, किस लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। इसलिए कहा गया है कि 100 सबसेक्शन 3 के अंदर कहा गया है कि रिक्विजिशनिस्ट शैल कंपल्सरीली हैव टू डिस्क्लोज द रीजंस, किस लिए मीटिंग बुलानी है। यदि आप रीजंस नहीं बताएंगे तो सर रिक्विजिशनिस्ट के रिक्वेस्ट पर मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। ओके सर, अब यदि रिक्विजिशनिस्ट के द्वारा जो रिक्वेस्ट पर मीटिंग बुलाई गई है उसके लिए 21 डेज में स्टेप्स ले लिए गए, 45 डेज में प्रॉपरली मीटिंग कंडक्ट भी हो गई, परंतु मीटिंग में कोई आया ही नहीं सर। केवल रिक्विजिशनिस्ट आया है, अकेला खड़ा हुआ है, कोई मीटिंग में नहीं आया, किसी को उस मुद्दे पर इंटरेस्ट ही नहीं था मीटिंग में डिस्कशन के लिए, तो वो मीटिंग सर कैंसिल हो जाएगी, वो मीटिंग एडजर्न नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट के द्वारा बुलाई जाती है और कोरम प्रेजेंट नहीं होता है इसी मीटिंग में तो वो मीटिंग ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, वो मीटिंग एडजर्न नहीं होती है। रिक्विजिशनिस्ट के अलावा यदि सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी इच्छा से मीटिंग बुला रहा है और उस मीटिंग के अंदर कोरम नहीं आता है तो वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस और इन द नेक्स्ट वीक। ओके सर, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यदि रिक्विजिशनिस्ट के द्वारा मीटिंग बुलाई गई और उसमें कोरम रिक्विजिट कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ है तो वो मीटिंग दोस्तों कैंसिल हो जाएगी। और यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग को बुला रहे हैं 100 सबसेक्शन 1 के अंदर पावर को यूज़ लेते हुए और वहाँ पर यदि कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो वो मीटिंग नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम पर एडजर्न कर दी जाएगी। सर रिक्विजिशनिस्ट ने रिक्वेस्ट किया मीटिंग के लिए, 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल वो होल्ड भी करते थे, तो मीटिंग तो बुलाना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दायित्व है सर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाना नहीं चाहते। इस दशा में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाना नहीं चाहते, मान लीजिए 4 डायरेक्टर हैं, 2 एग्री हैं मीटिंग बुलाना चाहिए, 2 डिसएग्री हैं मीटिंग बुला ही नहीं सकते। देखिए, मीटिंग को कॉल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेजॉरिटी के द्वारा बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी वो मीटिंग बुला सकते हैं। चाहे रिक्विजिशनिस्ट ही रिक्वेस्ट ही क्यों ना मिली हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन तो बोर्ड मीटिंग में अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर कर अप्रूव किया जाएगा, तभी मीटिंग बुलाई जा सकती है, तभी नोटिस इशू किए जा सकते हैं। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्रॉपर कंसेंट नहीं मिल पा रही है, नहीं बन पा रही है मीटिंग को बुलाने के रेस्पेक्ट में, यानी कि देयर इज ए डेडलॉक बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ ऐसी दशाएं बन गई है जहां पर मेजॉरिटी के द्वारा बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग को प्रॉपरली कॉल नहीं कर पा रहे हैं।
मान लीजिए रीज़न दिया था रिक्विजिशनिस्ट के ने कि किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समक्ष वो रीज़न आया कि 2 डायरेक्टर कहते हैं सॉरी कि हम मीटिंग नहीं बुलाना चाहते, और 2 डायरेक्टर कहते हैं कि हम मीटिंग बुलाना चाहते हैं। तो प्रॉपर मेजोरिटी नहीं बन पा रही है और मीटिंग कॉल नहीं की जा रही है, यानी कि यहाँ पर डेडलॉक है बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उस दशा में 3 महीने के अंदर रिक्विजिशनिस्ट स्वयं मीटिंग कॉल कर सकता है। अब जब रिक्विजिशनिस्ट स्वयं मीटिंग कॉल करेगा तो उसमें खर्चा भी लगेगा सर। तो जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए गए रिक्विजिशनिस्ट के द्वारा मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, उसे वो कंपनी से रिकवर कर सकता है, विल बी रिम्बर्स्ड बाय द कंपनी। और आगे कहा गया कि कंपनी ऐसे एक्सपेंसेस जो रिक्विजिशनिस्ट को रिम्बर्स करती है उसकी रिकवरी डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से करेगी, यानी कि जिन डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स की वजह से मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन नहीं की गई, कंडक्ट नहीं की गई, कॉल नहीं की गई विद इन ड्यू टाइम, जिसके कारण रिक्विजिशनिस्ट को खर्चा कर मीटिंग बुलाना पड़ा, तो उसका खर्चा जो कंपनी ने उससे रिम्बर्स किया है वो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स के द्वारा पे किया जाएगा दोस्तों। सेक्शन 100 में सर आगे मैं और बात करूं, रिक्विजिशनिस्ट ऐसी दशा में खुद ही मीटिंग करना चाहता है और वो स्टेप्स भी लेता है मीटिंग के लिए। अब लॉ के अंदर बोला गया है कि रीजनेबल एक्सपेंसेस उसे रिम्बर्स किए जाएंगे कंपनी के द्वारा। रीजनेबल एक्सपेंसेस सर जितना कंपनी उचित समझे वो उसे रिम्बर्स किए जाएंगे और डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से वसूले जाएंगे। अब वो जो रिक्वेस्ट करने वाला मेंबर है या वो जो मेंबर्स हैं वो सोच रहे हैं कि कंपनी रीजनेबल एक्सपेंसेस बहुत कम बता रही है जो हमें रिम्बर्स होंगे और मीटिंग को करने के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो वो प्रॉपरली मीटिंग को कन्वे करने के लिए स्टेप्स नहीं लेंगे। उनके लिए प्रैक्टिकेबल नहीं होगा कि वो प्रॉपरली मीटिंग को स्वयं से कर पाएँ। और डिफ़ॉल्टिंग डायरेक्टर्स तो उनमें डेडलॉक है, उनमें कंसेंट नहीं बन पा रही है, इसलिए भी प्रॉपरली मीटिंग नहीं हो पा रही है। तो सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को करना प्रैक्टिकेबल नहीं हो पा रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किस तरह से की जाए, क्योंकि डिसीजन तो लेना है। तो सर हियर कम्स द सेक्शन 98। सेक्शन 98 में पावर दी गई है NCLT को, where it is impracticable to call the EGM, NCLT has a power to call the extraordinary general meeting। और NCLT एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 3 तरह से बुला सकती है। इधर सुयो मोटो यानी कि स्वयं से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकती है यदि उसको उचित समझे, किसी मेंबर्स के रिक्वेस्ट पर बुला सकती है, तीसरा किसी डायरेक्टर के रिक्वेस्ट पर भी बुला सकती है। सर डायरेक्टर कौन हो सकता है? मेंबर्स तो रिक्विजिशनिस्ट हो सकता है, NCLT इसको अप्लाई कर देगा और NCLT वही जो हमने सेक्शन 97 में पढ़ा था, AGM को कॉल करने के लिए जिस तरह से पावर NCLT एक्सरसाइज करती है, यहाँ भी NCLT सुयो मोटो और मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर और डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किए जाने के लिए आदेश दे सकती है, या फिर वो ऑर्डर दे सकती है कि इवन अ सिंगल मेंबर भी यदि मीटिंग के अंदर प्रेजेंट हुआ या फिर प्रॉक्सी के थ्रू प्रेजेंट हुआ तो प्रॉपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट मान ली जाएगी, चाहे वहाँ पर कोरम प्रेजेंट ना भी हो। यहाँ पर जो डायरेक्टर अप्लाई कर सकता है वो डिफ़ॉल्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होगा, वो डायरेक्टर होगा जो सहमत था मीटिंग करने के लिए। ओके सर, ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पर निकल कर आता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सर NCLT खुद भी जा सकता है, कोई मेंबर भी जा सकता है, डायरेक्टर भी जा सकता है NCLT के पास मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए। बट एनुअल जनरल मीटिंग जब नहीं होता था तो सेक्शन 97 के अंदर केवल और केवल रिक्विजिशनिस्ट ही जा सकता था जो 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर होल्ड करता है AGM को कंडक्ट करवाने के लिए NCLT के आदेश के लिए। यहाँ पर NCLT सुयो मोटो खुद भी जा सकता है, डायरेक्टर भी कोई जा सकता है, कंपनी का कोई मेंबर भी जा सकता है EGM को कंडक्ट करवाने के लिए सेक्शन 98 के अंदर। तो ये सारी बातें सर हमने बात करी सेक्शन 100 और सेक्शन 98 के रिगार्ड्स में। सेक्शन 100 EGM का सेक्शन है, सेक्शन 98 NCLT's पावर टू कॉल EGM है। तो दोस्तों आगे के रिविजन्स वीडियो इसी तरह से जारी रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे कंपनीज एक्ट के सेक्शंस में आपको रिवाइज करा सकूं। ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, बाय बाय।